हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अभी तक आपके पास जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है जो कि 11th का चैप्टर नंबर 2 है, इसके आपके पास 8 लेक्चर्स आ गए हैं। आज का जो लेक्चर है दैट्स 9th लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सो ये टॉपिक है फिजिक्स का, 11th का टॉपिक है और लेक्चर नंबर जो है वो 9th है। तो आपके पास मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है इसमें। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, यूनिट सिस्टम्स कंप्लीट किया है, डायमेंशंस कंप्लीट किया है, एप्लीकेशंस भी कंप्लीट की हैं, जिसमें हमने आपको 3 एप्लीकेशंस का आइडिया दिया था। जिसमें पहला एप्लीकेशन तो ये था जहां पे हमने आपको कहा था कि इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मतलब आपके पास सीजीएस यूनिट सिस्टम में कोई चीज दे रखी है और इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या एसआई यूनिट में कोई चीज दे रखी है और इसको हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज हम इसका पहला एप्लीकेशन यूज करते हैं। और मैंने आपको वहां पे एक और क्वेश्चन भी बताया था जिसमें आपको मैंने एक और तरीके से ये समझाया था कि मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एक रैंडम सिस्टम यूनिट बना दिया जाए। मतलब आपके पास सीजीएस एसआई यूनिट सिस्टम, एफपीएस एमकेएस सिस्टम्स हैं, बट दैट्स फाइन। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि दैट लेट अस सपोज 5 सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। नाउ सेंटीमीटर वाज द यूनिट ऑफ लेंथ अंटिल नाउ। अब मैंने एक रैंडम यूनिट अपने आप से एक यूनिट बना दिया जहां पर मैंने 5 सेंटीमीटर को यूनिट ऑफ लेंथ बना दिया, 10 ग्राम को यूनिट ऑफ वेट बना दिया और मान लीजिए 4 सेकंड को आपके पास यूनिट ऑफ टाइम बना दिया। मैंने आपको वहां पे वो क्वेश्चन भी करके दिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जहां पे हम उस सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जो इसका दूसरा एप्लीकेशन था वहां पे आपको बताया गया था कि इससे हम किसी भी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, और बट हमारे पास कुछ लिमिटेशन भी हुआ करता था कि हम कांस्टेंट का कोई आइडिया नहीं दे सकते थे, या अगर आपके पास 1 से 2 क्वांटिटीज या 3 क्वांटिटीज एडिशन में हो उनका आइडिया नहीं दे सकते थे। तो हमारे पास एक कुछ जो पर्टिकुलर कुछ रिलेशंस होती थी हम उनको डिराइव कर सकते थे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है ना। और इसका तीसरा जो एप्लीकेशन था वहां पे ये था कि जो आपके पास कोई भी इक्वेशन उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस हम चेक कर सकते थे। मतलब अगर आपके पास एक इक्वेशन था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल करेक्टनेस हम चेक कर सकते थे इस हिसाब से, जिसको हमने बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमने कहा था कि इसका डायमेंशन सेम होगा, जो इसका डायमेंशन होगा वही सेम इसका डायमेंशन होगा। बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये चीज अब तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ भी कंप्लीट हो गया था, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कंप्लीट हो गया था। तो आज जिस टॉपिक पे, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम जाने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज एरर्स इन मेजरमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट जेई दोनों की बात करें तो दोनों एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं जो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें गलती करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए जरा इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझेंगे ताकि वो क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है ना। चलिए, आपके पास सबसे पहले यहां पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एरर्स कितने टाइप के होते हैं। लाइक आपके पास जो गलती, एरर का अगर हम उर्दू में इसका मीनिंग देखें तो वो होती है गलती। मतलब गलती मेजरमेंट करने में। मान लीजिए कि मैंने इस पेन का लेंथ मेजर करना है। अगर मैं इसकी लेंथ मेजर करता हूं 15 सेंटीमीटर स्केल से, तो वहां पे कुछ गलती होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ से स्केल स्लाइड हो गया, या हल्का सा मैंने इधर जरा स्केल पीछे रख दिया या जरा आगे रख दिया, तो वहां पे इसकी लेंथ का जो आइडिया मेरे पास होगा, जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा जी? सर क्योंकि हमने मेजरमेंट में गलती करी है। या चलो ऐसा हो सकता है कि वो स्केल जरा घिस गया हो पीछे से, तो वहां पे भी दिक्कत आएगी। तो मतलब हमारे पास एरर कई टाइप्स के हो सकते हैं। या एरर ऐसा भी हो सकता है कि हमें आइडिया ही ना हो, एरर आया तो सही लेकिन हमें पता नहीं हो ये एरर आया कहां से। ठीक, तो ऐसे कुछ एरर्स हैं जिनके डिफरेंट टाइप्स है, गलती करने के डिफरेंट टाइप्स है। यहां पे इस एरर जो मेजरमेंट में हमारे पास आता है, इसकी कई सारी किस्में हैं, इसके कई सारे टाइप्स हैं, वो हम यहां पे इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एरर जो होता है ये आपके पास होता है मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी। जो मेजरमेंट आपके पास होता है उसमें जो इनएक्यूरेसी आती है उसी को हम एरर बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आपके पास ये जो एरर है ये 3 तरह का जनरल होता है। एक को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, एक को आपके पास बोलते हैं क्या जी? सिस्टमैटिक एरर, दूसरे को बोलते हैं रैंडम एरर, और तीसरे को आपके पास बोलते हैं ग्रॉस एरर। बात समझ आई? तो जरा देखते हैं
तो मैंने आपको कहा था कि सिस्टमैटिक जो आपके पास ये एरर है, मैंने आपको अभी कहा कि ये इनएक्यूरेसी होती है मेजरमेंट में गलती, सिंपल है ना। अच्छा, अब आपके पास ये सिस्टमैटिक एरर जो है, ये सिस्टमैटिक एरर वो एक ऐसा एरर होता है जिसका कॉज आपको पता है, लाइक यू नो व्हाट द कॉज इज। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्केल है, इस स्केल का अब ऐसा समझ लो कि स्केल घिसी हुई है एक तरफ से, तो आपको ये जब आप इसका मेजरमेंट निकालोगे, किसी चीज की लेंथ मेजर करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ जी, इसमें जो लेंथ मुझे मिलेगी या इसमें जो आपके पास जो मेजरमेंट मिलेगा वो मेजरमेंट सही नहीं होगा। क्यों जी? क्योंकि हम जानते हैं कि स्केल एक तरफ से घिसा हुआ है। तो मतलब ऐसा एरर जिसका हमारे पास सबसे पहला पॉइंट कॉजेज जो है इसका वो नून है, ये हमें ये कॉज पता है। अच्छा, ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये एरर नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जो आपके पास एरर है इसको हम मेजर करते हैं, मान लीजिए आपके पास अगर क्वांटिटी अगर आपके पास मान लीजिए A है, तो इसमें जो एरर होगा, एरर इन A, दैट विल बी डेल्टा ए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना जी। तो आपके पास यहां पे ये जो एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव डेल्टा ए हो सकता है, या ये नेगेटिव डेल्टा ए भी हो सकता है अगर आपके पास क्वांटिटी ए है। तो मतलब आपके पास एरर का यहां पे वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज जरा समझो, इसका कॉज नून है क्या हम जानते हैं कि ये गलती किस वजह से हुई है? अब आपको किसी चीज की गलती का आइडिया है, ठीक, आपको किसी गलती का आइडिया है, मतलब आपको पता है कि आपके पास ये जो मेजरमेंट में गलती हुई है ये इस रीजन की वजह से हुई है। क्या हम वो रीजन ओमिट कर सकते हैं? क्या हम वो रीजन हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं जी। आपके पास स्केल किसी हुई है, आप नई स्केल ले आना। अब आप नई स्केल ले आओगे तो क्या ये एरर हम मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या ये एरर हम खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट जो होगा दैट इज ये वाला जो एरर है सिस्टमैटिक एरर, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। तो आपके पास सिस्टमैटिक एरर के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इसका कॉज नून होगा, हम जानते हैं कि इसका कॉज क्या होगा, ये एरर किस वजह से आएगा हम जानते हैं। दूसरा, आपके पास ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। और तीसरा, ये जो एरर आपके पास है क्योंकि इसका कॉज नून है तो हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम इस एरर को कम कर सकते हैं। बात समझ आई? मतलब आपके पास इंस्ट्रूमेंट खराब है, इंस्ट्रूमेंट बदल दो। आपके पास फॉर एग्जांपल आपका एक टेबल है, इस टेबल के साथ आप लगे हुए हो, आपकी वजह से इस टेबल पर धक्का लग रहा है जिसकी वजह से जो मेजरमेंट है वो गलत आ रहा है, तो आप थोड़ा सा दूर हट के बैठेंगे। या इसी तरह से विंडो खुली है, विंडो से ये हवा आ रही है तेज, उसकी वजह से एरर आ रहा है तो विंडो बंद करेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है ये सारी की सारी सिस्टमैटिक एरर में आएंगी। बात समझ आई? ठीक। इसके बाद एक और चीज है जिसे कहा जाता है रैंडम एरर। अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। अच्छा, रैंडम एरर हमारे पास बोलता है कि रैंडम एरर, चूंकि ये रैंडम है ना तो हमें इसका आइडिया ही नहीं होता ये कहां से आया। बात आपको समझ में आई? हमें यह पता जरूर चलता है कि एरर आया मेजरमेंट में, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि यह एरर आया कहां से। यह एरर कहीं से भी आ सकता है, ठीक। तो हमें इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। अब जिस एरर का हमें एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं? नहीं, हम उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास जिस एरर का कॉज आपको पता नहीं है उस एरर को कहा जाएगा रैंडम एरर, और इस तरह के एरर को हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा इसका कॉज अननोन होगा, ठीक। अब ये जो एरर होगा ये एरर कभी आएगा कभी नहीं आएगा क्योंकि इसका कॉज ही अननोन है ना। लाइक फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं है तो हम दूसरी बार में हमें पता नहीं चला एरर क्यों आया, हम दूसरी बार में जरा अच्छे से मेजरमेंट करेंगे तो ये आ भी सकता है नहीं भी। तो इसीलिए कहा गया दिस ऑकर्स इर्रेगुलरली एंड और वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये इंक्रीज भी हो सकता है और ये डिक्रीज भी हो सकता है मेजरमेंट के साथ साथ। अच्छा, अब चूंकि इसका कॉज अननोन है, बेटा जिसका आपको कॉज ही नहीं पता है, जो आपको आइडिया ही नहीं आया कहां से, क्या आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं। सो इसका अगला पॉइंट होगा दिस एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता। अच्छा, एक और चीज, अब हम किस तरह से इस एरर को जरा मिनिमाइज कर सकते हैं? देखो, इसके लिए आपको दूसरे
पॉइंट पे जरा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आपको कहा एरर ऑकर्स इररेगुलरली एंड इज वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। मतलब ये जो एरर है ये इररेगुलरली जनरेट होता है, ये किसी भी तरह से जनरेट हो सकता है, कोई रैंडम कॉज है। ठीक, अब ये जब रैंडम कॉज है तो अगर हम क्या करेंगे, हमने एक बार मेजरमेंट लिया, हमें एरर कुछ आया, हमने मान लीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव आया व्हाटएवर, उसके बाद दूसरी बार मेजर किया, हमारे पास एरर फिर से आया, तीसरी बार मेजर किया, हमारे पास फिर 100 बार किया, लेट्स सपोज 100 बार या चलो 10 बार किया, 10 बार मैंने मेजरमेंट किया, 10 बार डिफरेंट एरर आया, तो हम क्या करेंगे, इन सब का लेंगे मीन। क्या लेंगे, और ये जो मीन होगा ये बताया जाता है, ये जो मीन देखा जाता है कि ये मीन क्लोजर होता है ट्रू वैल्यू के, तो इसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज करते हैं और उसके बाद क्लोजर रिजल्ट निकालने के लिए उनका मीन निकालते हैं। तो यहां पे कहा गया है दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या जी, मतलब मान लीजिए कि इस ये जो आपके पास ये आपके पास रैंडम एरर है, मान लीजिए आपके पास A1 है, एक बार आपके मेजरमेंट आया A1, दूसरी बार A2 आया, तीसरी बार A3 आया, चौथी बार A4 आया, इसके बाद A5 आया, इसी तरह से A10 तक ये मेजरमेंट आया। तो आपके पास जो यहां पे मीन आएगा, जो मीन एरर आएगा, या सॉरी जो मीन वैल्यू इसका आएगा, दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन अप टू AN या A10। और चूंकि ये 10 ऑब्जर्वेशंस है तो डिवाइड करेंगे 10 को। बेटा इसको बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। ठीक, तो अगर ये अरिथमेटिक मीन हम किसी इस रैंडम एरर के केस में ले लेते हैं तो उस केस में हमारे पास रैंडम एरर का वैल्यू जरा कम हो जाता है। ठीक है ना जी, चलो अगले एरर की बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ग्रॉस एरर। नाउ दिस ग्रॉस एरर इज ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। ऑब्वियसली बात है, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है ना। मतलब आपने सुना होगा, बोला जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो मतलब एक इंसान से मेजरमेंट करते टाइम, कोई भी चीज क्वांटिटी मेजर करते टाइम, मान लीजिए लेंथ मेजर कर रहा है या ये टाइम मेजर कर रहा है या दूसरी चीज मेजर कर रहा है, तो इससे गलती हो सकती है। ठीक है ना, अब ये गलती की वजह से जो एरर आएगा उसको कहेंगे ग्रॉस एरर। जिस तरह से यहां पे कहा गया है, अराइजेस ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक्स इन कंडक्टिंग मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट कंडक्ट करने में जो एरर आता है ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो ये अराइज होता है खाली किसकी वजह से, ह्यूमन केयरलेसनेस। तो आपके पास एरर हुए 3। एक हुआ सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर होता है जिसका कॉज नोन होता है। अब कॉज नोन होता है तो एलिमिनेट किया जा सकता है। अच्छा, एलिमिनेट मतलब मिनिमाइज किया जा सकता है, एलिमिनेट तो नहीं होता, मिनिमाइज किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से इसका ये जो यहां पे सिस्टमैटिक एरर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, तीसरा जो आपके पास दूसरा दैट इज रैंडम एरर। अब नाम ही रैंडम एरर है तो मतलब इसका कोई आइडिया ही नहीं कहां से आया। अच्छा, ये जो रैंडम एरर है आपके पास है, इसका कॉज अननोन होता है, पहला ही पॉइंट है। और मैंने आपको कहा दिस ऑकर्स इररेगुलरली, ये इररेगुलरली ऑकर करता है। कभी इंक्रीज हो सकता है, कभी डिक्रीज हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है। और इसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास अरिथमेटिक मीन लेना एक ओनली ऑप्शन होता है, वरना इस एरर को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉज अननोन है। तो मैंने कहा दिस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड एंड कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटिंग ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग अरिथमेटिक मीन। बात समझ आई? Now the third error is the gross error, जिसमें हमारे पास in case of the gross error we say that this kind of error actually arises because of the human carelessness. मतलब if we as a human being is like for example a human being is conducting an experiment, now that human being is careless while taking the observations. For example, he has to measure the length of this pen. Now he places the scale like before the length of this pen starts or after the length of this pen starts. Now in that case जो error है, the error will be generated because of the human carelessness. Now that error is called as gross error. Now this random error doesn't have any types, gross error doesn't have any types, but when we go to the systematic error, now the systematic error can be further categorized into 3 types. One is called as instrumental error, second is called as environmental error, and third is called as observational error. Now जिस तरह के नाम उस तरह के काम।
इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर जनरेट होगा उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाएगा। नाउ जरा आप देख भी सकते हैं, ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और एनॉर्मस मेजरमेंट और एरनस मैन्युफैक्चर और मिसयूज ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन में कोई फ्लॉ हो, या वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही से मेजर ना कर पा रहा हो, या इस तरह से कोई चीज जो सिर्फ और सिर्फ इसमें इसके अंदर एरर है, किसके अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो वो एरर जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। बात समझ में आई? अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए मैंने इस पेन का लेंथ मेजर करना है 15 सेंटीमीटर वाली स्केल से, और मुझे इसका लेंथ आया 12.2 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। अब इसी का लेंथ मैंने मेजर किया वर्नियर कैलिपर से, तो मुझे मिला 12.21 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी का मैंने मेजर किया किसमें, स्क्रू गेज से, तो मुझे पता चला, अब स्क्रू गेज से ऑब्वियसली बात इसकी लेंथ मेजर नहीं होगी, बट मान लेते हैं, तो इसका आया आपके पास 212 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें तो आपके पास सबसे एक्यूरेट कौन सा है इनमें से, दैट इज दिस 12.212। अच्छा, उससे कम ये, उससे कम ये, तो इसका मतलब अगर हम इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन मॉडिफाई करें, अगर हम इंस्ट्रूमेंट का जो मैकेनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट का जो मेजर करने की एबिलिटी, अगर हम उसको किसी तरह से इंक्रीज करें तो हम एरर जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर ये एरर जो है आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मान लीजिए आपने 15 सेंटीमीटर वाली स्केल से किया, मैंने कहा नहीं जी मैं 15 सेंटीमीटर वाली स्केल से मेजर नहीं करूंगा, मैं करूंगा स्क्रू गेज से, तो क्या मैंने एरर को कम किया? यस। अच्छा, जब मैंने एरर को कम किया तो ये कौन सा एरर रहा होगा? ये आपके पास सिस्टमैटिक एरर होगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर कैसे आता है? आप कोई चीज मेजर कर रहे हो, ठीक, अच्छा, ये जब चीज आप मेजर कर रहे हो, इसमें एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। लाइक जैसे आप फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, अब आप समर में कर रहे हो तो रूम टेम्परेचर ज्यादा आएगा, विंटर में कर रहे हो तो रूम टेम्परेचर कम आएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि आईफिल टावर है, आईफिल टावर का जो लेंथ है वो समर में इंक्रीज होता है, विंटर में डिक्रीज होता है। अब यहां पे ये जो एरर आपके पास इस मेजरमेंट में आ रहा है, इसी तरह से अगर वो आईफिल टावर पे तो मेजरेबल एक एरर दिखता है, ये जो चीज है ये हर कहीं पे होता है। मतलब इस पेन की लेंथ भी इंक्रीज होगी अगर ये हीटअप होगा, और इसकी लेंथ डिक्रीज होगी अगर ये कोल्ड किया जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एनवायरनमेंट की कंडीशंस होती हैं, उन एनवायरनमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके पास मेजरमेंट में एरर आता है। अच्छा, इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है? उन एनवायरनमेंट की कंडीशंस को रिमूव करके। बात समझ आई? मान लीजिए आपके पास विंडो खुली है, विंडो से हवा आ रही है, इसकी वजह से एरर आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे? आप विंडो को बंद करोगे। अरे विंडो को बंद कर दिया तो एरर खत्म हो गया। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहां पे ह्यूमिडिटी है, तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में जा सकते हो जहां पे ह्यूमिडिटी ना हो। अगर फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आसपास है, उसकी वजह से एरर आ रहा है मेजरमेंट में, तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाओगे जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मतलब ये एरर भी मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आपके पास ये जो आपके पास environmental error है, this is due to changes in external environment conditions as temperature, pressure, humidity and magnetic field। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, अगला, Now this observational error is actually due to proper, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, मान लो आपको एक ग्लास दिया गया है, इसमें पानी रखा गया है और आपको बोला जाए इसकी डेप्थ मेजर करो। अब आपने क्या किया, आपके लिए एक्सपेक्टेड था कि आप एक फ्लैट सरफेस लाओगे, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर इस ग्लास को रखोगे और उसके बाद इस वाटर के लेवल को मेजर करोगे। लेकिन अब क्या हुआ, आपने एक ऐसी सरफेस लाई जो इस तरह से थी, ठीक है ना, दिस इज इंक्लाइंड। जब आप इसके ऊपर इस ग्लास को रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे जब आप लेवल मेजर करोगे, एक पॉइंट पे डिफरेंट आएगी, दूसरे पॉइंट पे डिफरेंट आएगी। तो यहां पे ये प्रॉपर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपर तरह से सेट नहीं किया गया है, इस एक्सपेरिमेंट करने वाले की वजह से वो प्रॉपर सेट नहीं हुआ है। तो वो एरर जो आपके पास है, दैट्स कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशनल एरर। नाउ इन दिस ऑब्जर्वेशनल एरर ये आइडिया हमें पक्का होता है कि ये आया किससे, लाइक आपने इंस्ट्रूमेंट को सही से सेट नहीं किया तो आपके पास ये एरर वहां से जनरेट होगा। तो इस तरह के एरर को हम बोलते हैं क्या, ऑब्जर्वेशनल एरर। बात आपको समझ में आई है? तो ये आपके पास है टाइप्स ऑफ एरर्स का पूरा कहानी। एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इसे लिखो, हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो आपके पास है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स जो है यहां पे आपके पास लाइक मैंने आपको कहा कि जिस तरह से एरर्स के पहले मेजरमेंट है, इसी तरह से लाइक मैंने आपको बताया कि एरर्स के सिस्टमैटिक एरर है ना, रैंडम एरर है, ग्रॉस एरर है, टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। लेकिन एरर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। लाइक आपके पास मान लीजिए आपके पास जो है फ्रैक्शनल एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, या परसेंटेज एरर क्या है, उस चीज को हम यहां पे देख सकते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। बेटा मान लीजिए, कंसिडर ए क्वांटिटी to be measured n times। तो values obtained, मान लीजिए वैल्यूज ऑब्टेन्ड इसमें है A1, A2, A3, A4, A5, A6 so on up to AN। ठीक, नाउ अगर मान लीजिए जब आपके पास ये जो A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5, यहां पे हर कहीं पे कोई ना कोई एरर जरूर होगा। देखो, या तो कोई ऐसा एरर होगा, मैंने आपको कहा रैंडम एरर। मान लीजिए आपके पास, कंसिडर करते हैं कि आपके पास जो सिस्टमैटिक एरर है वो आपने पूरी तरह से रिमूव कर दिया। क्या रैंडम एरर रिमूव कर पाएंगे? नहीं, है ना। तो कुछ एरर इसमें डेफिनेटली होगा। क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर रिमूव कर पाएंगे? नहीं। तो मतलब आप स्क्रू गेज यूज कीजिए तब भी एरर आएगा, आप स्केल यूज कीजिए तब भी एरर आएगा, आप वर्नियर कैलिपर यूज कीजिए तब भी एरर आएगा। भले ही कम ज्यादा होगा लेकिन एरर आएगा जरूर। ठीक, तो मतलब एरर को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। मान लीजिए कि जो एरर आपके पास है, एरर इन A1, मान लीजिए वो है डेल्टा A1, और इसी तरह से जो एरर इन A2 है दैट इज डेल्टा A2। नाउ इसी तरह से सिमिलरली हम सो ऑन बोलेंगे एरर इन AN इज डेल्टा AN। ठीक, अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, अगर आप देखेंगे, देखो एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रैंडम एरर देखो यहां पे इन वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन, तो मतलब ये चेंज हो सकता है, इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस, प्लस माइनस, यहां लिखूंगा प्लस माइनस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आपके पास असल में यहां पे जो A1 का एक्चुअल वैल्यू है दैट इज A1 प्लस माइनस डेल्टा A1। ठीक है, इसी तरह से ये, तो आपके पास ये जो यहां पे ये जो आपके पास डेल्टा A1 है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर इन A1। ये A1 में एरर आया ना जी। अच्छा, इसी तरह से आपके पास डेल्टा A2 जो है दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन A2, एंड सिमिलरली सो ऑन डेल्टा AN इज एब्सोल्यूट एरर इन AN। ठीक, यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा वापस चलते हैं यहां। मैंने आपको रैंडम एरर के बारे में कहा था। देखो, मैंने आपको कहा कि सिस्टमैटिक एरर मान लीजिए पूरी तरह से रिमूव किया, लेकिन मैंने रैंडम एरर के बारे में कहा है कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग अरिथमेटिक मीन। तो इसका मतलब यहां पे मैंने इस ए क्वांटिटी को मेजर किया 1 2 3 4 5 6 n टाइम्स, है ना। तो अब जब मुझे इसका एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इनका अरिथमेटिक मीन लूंगा ना। ए मीन, इसी को हम क्या कहेंगे बेटा? ट्रू वैल्यू ऑफ A1। ये बराबर होगा A1 या ट्रू वैल्यू ऑफ नॉट A1 बट A। तो आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन अप टू AN होल डिवाइडेड बाय n। ठीक, तो ये आपके पास आया क्या?
a mean. And now remember this a mean is true value of a1. तो मतलब ये a1 का एक्चुअल वैल्यू निकल आया है ना। अच्छा अब मुझे बताइए ये जो आपके पास ये एरर है ना दिस डेल्टा a1, तो मुझे बताइए किस में एरर है, a1 में। तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज डेल्टा a1 लेट अस सपोज प्लस माइनस दैट विल बी a मीन यानी कि ट्रू वैल्यू। या चलो मैं थोड़ा सा एक स्टेप इंक्रीज करता हूं पहले वाले में आपको समझाने के लिए। तो आपके पास ट्रू वैल्यू of a1 minus measured value, ठीक। तो ट्रू वैल्यू जो आपके पास है हम जानते हैं कि ट्रू वैल्यू है a और मेजर्ड वैल्यू जो है दैट इज a1। क्या आपको बात समझ में आई है? तो इसी तरह से आपके पास यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस डेल्टा a1 इज इक्वल टू, देखो ट्रू वैल्यू है ना तो मैं लिखूंगा a मीन माइनस लिखूंगा a1। अब इसको मैं a मीन को अब लिखूंगा am माइनस a1, ठीक। इसी तरह से सिमिलरली आई कैन राइट इट एज डेल्टा a2 इज इक्वल टू a मीन माइनस a2। इसी तरह से क्या लिख सकता हूं प्लस माइनस a3 इज इक्वल टू a मीन माइनस a3 और सो ऑन। अब जब हम जाएंगे तो हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा an इज इक्वल टू am माइनस an, है ना। ये nth वैल्यू है, सी दिस इज मीन या ट्रू वैल्यू है ना। और ये वाला क्या है जी, सो दिस इज nth रीडिंग। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा अब अगर इसी चीज को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 सो ऑन अप टू डेल्टा an, ये क्या है जी, ये आपके पास है एब्सोल्यूट एरर। किस में, a1 a2 a3 सो ऑन अप टू an में। अच्छा चलो अब मुझे बताइए जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होगा। देखो एब्सोल्यूट एरर a1 में क्या है, यहां पे आप एक चीज देखेंगे तो जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर है, देखो पिछली वाली स्लाइड में देखो एब्सोल्यूट एरर इन a1 इज डेल्टा a1, एब्सोल्यूट एरर इन a2 इज डेल्टा a2, इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन an इज डेल्टा an, ठीक। तो अब मुझे बताइए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, क्या सभी चीजों का, इन सभी चीजों का मीन, तो देखते हैं। तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर में सबसे पहला पॉइंट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर में सबसे पहला पॉइंट दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहला पॉइंट क्या है जी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा दैट विल बी डेल्टा ए मीन, और ऑब्वियसली बात है ये प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि वो सारे के सारे हैं, दैट विल बी। अच्छा यहां पे होगा ये डेल्टा a1 प्लस माइनस डेल्टा a2, देखो उसमें पॉजिटिव साइन हो तो पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव लीजिए, प्लस माइनस। अच्छा ये वैसे यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल ये सारे के सारे लोअर केस लेटर्स थे यहाँ पे, तो हम इनको भी यहाँ पे लोअर केस ही लिखते हैं। और आपके पास डेल्टा a3 प्लस माइनस सो ऑन अप टू डेल्टा an, चूंकि n रीडिंग्स हैं तो डिवाइडेड बाय n करेंगे। तो ये आपके पास हुआ बेटा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको डिनोट करने का एक और तरीका, प्लस माइनस डेल्टा a मीन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ प्लस माइनस आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n। देखिए यहां पे i का वैल्यू 1 दीजिए, a1 आएगा, उसके बाद प्लस माइनस a2 आएगा, इसके बाद प्लस माइनस a3 आएगा, तो ये एक तरह से इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा अब आता है फ्रैक्शनल एरर। क्या आता है,
फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, आपके पास डेल्टा ए मीन। अच्छा, ट्रू वैल्यू क्या है जरा याद कराओ मुझे। ट्रू वैल्यू जो आपके पास है, ट्रू वैल्यू ऑफ ए दैट्स इक्वल टू ए मीन, जिसको हम डिनोट किया था कैसे, ए एम से। तो फ्रैक्शनल एरर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे हम लिखेंगे फ्रैक्शनल एरर that is equal to mean absolute error divided by true value. So that means plus minus delta A divided by A mean. ठीक, तो ये आपके पास है फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, एक और चीज भी साथ साथ बताऊं, कहीं बाद में आपको जब क्वेश्चंस का टाइम हो तब आप में कंफ्यूजन ना हो, तो अभी बता देता हूं। अगर आपको बताना हो फ्रैक्शनल एरर इन A1 फॉर एग्जांपल, फ्रैक्शनल एरर इन A1 वो कितना होगा जी, वो होगा आपके पास प्लस माइनस डेल्टा A1 डिवाइडेड बाई A1। बात आपको समझ में आई। तो मतलब फ्रैक्शनल एरर हम सारी की सारी मीन में भी निकाल सकते हैं, या हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आती है बात परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर, अच्छा, परसेंटेज एरर जो आपके पास है दैट इज सिंपली percentage error is equal to fractional error multiplied by 100 और साथ में परसेंट लिख देंगे। इतनी सिंपल कहानी है। तो मतलब आपके पास परसेंटेज एरर जो है दैट विल बी, फ्रैक्शनल एरर बोले तो कितना, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए मीन मल्टीप्लाइड बाई 100 और यहां पे परसेंट। तो ये आपके पास आया बेटा क्या, परसेंटेज एरर। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहां तक हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट किए। वन इज प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स मैंने आपको बता दिया है, सॉरी प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स कंप्लीट किया। तो दो टॉपिक्स हमने इसमें ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं एरर्स इन मेजरमेंट में। तो आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स हमने मेजर कंप्लीट कर दिए और उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स मेजर किए, जहां पे मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। इन चीजों को हम आगे यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो जरा एक बारी इनको सही से देख लीजिएगा, सही से एक बारी स्टडी कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह जो प्रोपिगेशन ऑफ एरर है कि मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो एरर है या पावर में एरर किस तरह से प्रोपिगेट होता है और किस तरह से वो आगे रिजल्ट में दिखता है, वो हम आगे उस लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहां पे खत्म करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।